हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ग्राफ्स कर रहे थे, वी वर प्लेइंग विद ग्राफ्स। इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ्स कर लिए थे, इसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेकंड ये सब हमने मिक्स करना शुरू कर दिया था। अब कितने 13 ग्राफ्स हमने कर लिए थे, ये लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन ही है। तो नेक्स्ट 14th लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x मॉड x। ये कैसे बनाना है, चलो समझते हैं कैसे करेंगे। देखो मॉड के बारे में, मॉड वाले तो हमने पहले किए थे। मॉड तो जब भी आ जाए हमें, अब x इंटू मॉड x है। अगर सिर्फ ये होता कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ ये होता कोई समस्या नहीं थी, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, आपको मॉड को ओपन करके सोचना पड़ेगा। कैसे भाई, देखो अब अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब x नेगेटिव होगा, व्हेन x इज नेगेटिव, तो ये माइनस एक्स से ओपन होगा और x इंटू माइनस एक्स कितना बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू आ गया दिस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस व्हेन x इज लेस देन 0। तो फाइनली जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब अब देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है पैराबोला, लेकिन हमें क्या चाहिए, जब सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा नहीं आएगा, सिर्फ इधर वाला पोर्शन, जो सिर्फ इधर वाला पोर्शन ये आएगा इसका, ठीक है। ये तो कब आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद जब x लेस देन 0 है तो कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर होता है ऐसा, x स्क्वायर होता है ऐसा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा ऐसा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन हमें कब चाहिए, जब x लेस देन 0 है, तो ये क्या आएगा, सिर्फ इधर की तरफ ये आ जाएगा, ऐसा बनेगा। दिस इज y इज इक्वल टू x इंटू मॉड x। ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा क्वेश्चंस में, आगे हम यूज़ भी करेंगे इसको। अच्छा, इसको देख के हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की याद दिला रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा भाई, ये जो है ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब का जो कर्वेचर होगा, जो गोलाई होगी वो डिफरेंट होगी। शेप ऐसी बन रही है लेकिन उसके कर्वेचर में, गोलाई में डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर इधर जा रहा है, एक्स क्यूब इससे आया, तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, तेज़ी से बढ़ेगा इससे। समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट कितने हो गए, 14 हो गए। 15th, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 का फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ इंटरवल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर इतने में बना लिया तो उससे पहले उसके बाद में तो बना ही सकते हैं, हमने एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। ये बनाना है, चलो 20 सेकेंड आपके पास, सोचो कैसे बनेगा। हाँ जी, बना लिया। देखो अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 है, हमने ये सीखा था। देखो अगर वैसे बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करें तो उसका ग्राफ तो ऐसा होता है भाई। और ऐसा हमने पिछले लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी किया था कि अगर x प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो क्या हो रहा था, ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा था, 1/2 से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था। सेम कहानी इसके अंदर होगी, इसमें क्या होगा, 1/4 से लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो मतलब जैसे अगर ये 0 है, ठीक है, ये मान लो ये यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे सपोज 2 है, इधर मान लो -1 है, तो अब इसमें क्या होगा, जो वैसे 0 से 1 तक ऐसा आना था, अब वो 1/4 से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 1/4 से लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो मतलब ये जो है -1/4 से लेके 3/4 तक जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद में इससे 3/4 से 1 यूनिट और आगे चला जाएगा, यानी कि 3/4 से ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 7/4 तक, तो उसमें फिर से ये बन जाएगा ऐसा। और उसके बाद में इससे 1 यूनिट इधर आएंगे तो इससे 1 यूनिट इधर तो आएगा -5/4, तो -5/4 से -1/4 तक जो है ये ऐसा आएगा, ठीक है। और इससे भी अगर आगे की बात करें तो इससे भी आगे जो है ये ऐसा जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 7/4 + 1 कितना 11/4 तक। लेकिन हमें तो पूरा बनाना नहीं है, ठीक है, हमें तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें तो -1 से लेके 2 तक चाहिए। तो -1 से जो 2 तक का आएगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसके अंदर एक तो ये -1 से पहले वाला जो पोर्शन है ये हट जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा ऐसा, ठीक है।
ये यहाँ पर ऐसा बनेगा और इधर हम ये ऐसी लाइन ये डॉटेड से यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे है ये तो 1 है, ठीक है। उसके बाद में और 2 तक चाहिए हमारे को, तो 2 तक चाहिए तो ये 2 पे इसको यहाँ पे हम अपना ग्राफ ख़त्म कर देंगे और उसके जो आगे है उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, ये उसके आगे वाला ये हट जाएगा, ठीक है। ये हट गया तो अब फाइनल ग्राफ हमारे पास में ये बन के आ गया -1 से 2 में ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x + 1/4 का फ्रैक्शनल पार्ट। इसके आगे वैसे हमने छोटा सा इंटरवल लिया, आगे तो वैसे वही सेम टू सेम, इधर भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा अगर बनाएंगे तो। समझ में आई बात सभी को? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आपको बनाना है y इज इक्वल टू 2x का फ्रैक्शनल पार्ट, x लाइज बिटवीन 0 से 2। ऐसा भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में किया था, एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। 20 सेकेंड है, बना दो जल्दी से। हाँ जी, बना लिया। अब फिर से जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में था बिल्कुल सिमिलर टाइप से फ्रैक्शनल पार्ट में करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या सीखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने सीखा था कि जहाँ पर भी ये अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में उन इंटीजर पॉइंट्स पे ब्रेक आता है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है उसमें भी वही होता है कि जहाँ जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनती है वहाँ पे ग्राफ में ब्रेक आता है। तो अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर अब 1, 2 इन सब पे नहीं बनेगी, वहाँ पे बनेगी जहाँ पर x जो होगा 1/2 का मल्टीपल होगा। 1/2 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे इसको 1/2 लिया, 1 लिया, 3/2, 2, 5/2, फिर आगे इसके बाद में 3 एंड सो ऑन। तो मतलब ये 1/2 लेंगे, 1 लेंगे, 3/2 लेंगे, 2 लेंगे, फिर 5/2, 3, इन सब पे अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बन जाएगी और जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा वहाँ पे ब्रेक आएगा। मतलब अब जो एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 से 1 तक ऐसा जाता है, अब वो 0 से 1/2 तक में ही ऐसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई? क्योंकि जब x 1/2 है तो अंदर वाली क्वांटिटी तो 1 ही बन गई, ठीक है। उसके बाद में 1/2 से 1 में फिर ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा कर देते हैं इसको, ये यहाँ पे ऐसा, उसके बाद में फिर ऐसा बन जाएगा, उसके बाद में फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये सब बनेगा 0 से लेके 2 तक। अगर इसके आगे बनाएंगे तो वही 1/2 के इंटरवल पे आ जाएगा। इधर की तरफ करेंगे तो -1/2 से 0, फिर -1 से -1/2 एंड सो ऑन, उन इंटरवल्स में ये ऐसा ऐसा बनेगा। समझ में आई बात सभी को? ठीक है। नेक्स्ट कितने हो गए? 17th ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x का फ्रैक्शनल पार्ट। चलो इसमें इंटरवल है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू e। ये बनाना है, अगेन यू हैव 20 सेकेंड्स, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, बना लिया। अब देखो ये वैसे आसान है, फिर से सबसे पहले तो क्या करना है, हमें ln x का ग्राफ बनाना है, ठीक। ln x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ln x का जो ग्राफ बनेगा, ln x का ग्राफ, एक काम करते हैं एक और कलर से बना देते हैं। चलो ln x का ग्राफ जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये जो है ये 1 है, ये 0 है और यहाँ पे बीच में कहीं पे ये e 2.7182 होता है, जिसके ऊपर जो वैल्यू होती है, इसके ऊपर वैल्यू जो आती है ग्राफ फंक्शन की कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है। तो e के ऊपर ये होता है। अब हमें तो क्या करना है, 1 से लेके e तक ही चाहिए। अब 1 से लेके e तक क्या हो रहा है, 1 से लेके e तक जो फंक्शन की वैल्यू है, ये वाला पोर्शन जो है, ये 0 से लेके 1 के बीच में जा रहा है और 0 से 1 के बीच में तो कोई भी नंबर लो, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो वही सेम होता है, फ्रैक्शनल पार्ट वही सेम, यानी जो फाइनल ग्राफ आएगा, फाइनल ग्राफ जो है वो ये आ जाएगा बस, ठीक है। इससे पहले का और इसके बाद का हटा सकते हैं, बिकॉज हमें तो सिर्फ इतना पूछा, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहो तो डिफरेंट कलर में बनाए रख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी में, ठीक है। फाइनल ग्राफ जो आएगा इसका ये आएगा। समझ में आई बात? आसान था ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट इज 18th y इज इक्वल टू sin x का फ्रैक्शनल पार्ट।
साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इंटरवल ले लेते हैं 0 से 2 पाई ले लेते हैं, सफिशिएंट है बिकॉज ये क्या होता है, रेपिटेटिव नेचर का होता है, पीरियोडिक नेचर का, मतलब सेम टाइप ऑफ शेप इसकी रिपीट करती है, इसलिए जो 0 से 2 पाई तक बनेगा वही उससे आगे वही उससे पहले बनेगा। ठीक है, इसको ज़रा सोचो। ठीक है, इसको मैं ही बनाता हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कैसे करेंगे, देखो साइन एक्स का बनाते हैं पहले तो ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाएं तो 0 से 2 पाई तक बना लेते हैं। 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ ये बन गया इस टाइप से। ठीक है, अब होगा क्या कि इसको ये यहाँ पे π/2, ये यहाँ पर 3π/2। अब देखो 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से π/2 तक साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। साइन की वैल्यू 0 से 1, तो 0 से 1 तो कुछ भी है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो वही सेम ही होता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट वही सेम, यानी कि जो हमारा फाइनल ग्राफ बनेगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक जो साइन एक्स होगा वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ये बात समझ में आई सबको? लेकिन π/2 आते ही इसकी वैल्यू हो गई 1 और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, तो π/2 पे यहाँ पे आ जाएगी डॉट और उस पे आ जाएगा ये ऐसा। ये भी क्लियर? π/2 से पाई के बीच में अगेन साइन की वैल्यू घट रही है, लेकिन है तो 0 से 1 के बीच में ही, है तो 0 से 1 के बीच में ही, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगेन वही सेम आएगा। तो ये आ गया। ठीक है, पाई पे आके 0, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। अब यहाँ पर देखो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर कोई एंगल है, उसके ऊपर साइन की वैल्यू मान लो -0.1 है समझने के लिए, तो -0.1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.9 होगा। यहाँ पर कुछ है उसके लिए मान लो साइन की वैल्यू -0.2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना होगा, 0.8 होगा। मान लो यहाँ पर कुछ है उसके ऊपर -0.5 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो किसी पे वैल्यू जो है साइन की -0.9 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के क्या है, साइन की वैल्यू -1 है तो -1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा। ठीक है, तो मतलब अब क्या है, और ये जो पाई से जस्ट आगे का एंगल लेंगे, पाई पे तो क्या है 0, ये क्या है 0 से जस्ट -0.0001 इस टाइप से, मतलब ये समझने के लिए इस टाइप से, ये इससे जस्ट आगे की वैल्यू है। पाई से आगे बढ़ते ही तो ये क्या है 0 से जस्ट छोटा हो जाएगा, 0 से जस्ट छोटा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 से जस्ट छोटा। ये बात समझ में आई सबको? सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो। जैसे हमने फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि -x का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब आपने कोई अगर नेगेटिव नंबर आपने -0.1 ले लिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस 0.1 लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है लगभग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू जो है वो, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो घटते हुए आ रही है। ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो समझने के लिए, ठीक है, वो घटते हुए यहाँ तक आ रही है। ठीक, और उसके आगे फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फिर से -0.9 है तो यहाँ पर 0.1, फिर यहाँ पे मान लो -0.5 है तो यहाँ पर मान लो ये कितना 0.5 बन जाएगा। यहाँ पर मान लो -0.2 है तो यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो -0.1 है तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। तो मतलब पाई से आगे क्या होगा, ये जो है ये घटते 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 फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ तक आएगा और उसके बाद ये बढ़ते 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 ये यहाँ तक जाएगा। ये कहाँ तक, ये इधर तक जाएगा। और 2 पाई पे तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि साइन की वैल्यू 0 है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो कुल मिला के फाइनल ग्राफ जो बनेगा वो ये बना। यहाँ पर ये हॉलो सर्कल है, यहाँ पर आएगा उसके बदले में। उसके बाद ये तो एज इट इज है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है ये ऐसा, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, क्योंकि जो 3π/2 वाला पॉइंट है, 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1 है, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है। तो ये ऐसा आया, ऐसा गया और ये 2 पाई पे आकर 2 पाई बेस की वैल्यू 0 थी तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ये होता है साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रॉम 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में ये है तो इसके आगे बनाएंगे तो आगे भी वही सेम शेप रिपीट कर जाएगी। ठीक है, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, इधर पीछे बनाएंगे तो भी सिमिलर टाइप का ही बनेगा। समझ में आई बात सभी को? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला अपने आप बना करके दिखाना है। y = साइन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका बनाओ।
30 सेकेंड का टाइम है, कोई इंटरवल नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप सोच के बताओ क्या बनेगा ये। ठीक, हाँ जी बना लिया। ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो फ्रैक्शनल पार्ट, देखो साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट अभी बनाया भी था इसका ग्राफ भाई। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, 0 से 1 के बीच में ही होती है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। तो भाई कुछ भी हो अंदर, अंदर चाहे साइन लिखा हो, कॉस लिखा हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 ही आएगी। और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो यानी कि ये तो ऑलवेज 0 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जो है ये इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो, 0 लें, यहाँ पे पाई लें, 2 पाई लें, 3 पाई लें, इधर -पाई लें, कुछ भी लो, सब जगह पे क्या आएगा? ये तो 0 ही आएगा। समझ में आई बात सभी को? चलो एक इससे मिलता जुलता और करते हैं। ये अपने आप बनाना है। अब इसके लिए आपके पास हैं केवल 10 सेकेंड। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x। सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x बनाओ जल्दी से, 10 सेकेंड है। हाँ जी बना लिया। ये तो बना ही था अभी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और सिग्नम 0 0, तो ये जो बना हुआ है यही फाइनल ग्राफ है, कोई चेंज नहीं है कि कुछ भी लगाते हैं। मतलब सिग्नम लगा दिया, सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ नहीं है, कुल मिला के आया क्या? 0। समझ में आई बात सभी को? नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका ग्राफ बनाना है। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन बना सकते हो। 30 सेकेंड्स का टाइम है, दिमाग लगाओ, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी बनाया। चलो देखो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ज़रा ये समझो कि अगर इन जनरल a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हो, तो इसको a की पावर m माइनस n ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे ही बेस सेम है। 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। अब ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसी की याद दिलाता है क्या? ये तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यानी कि एक्चुअल में आपको ग्राफ बनाना है 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा? 2 की पावर अगर सिर्फ x होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं, मतलब अगर सिर्फ 2 की पावर x होता फिर तो बना सकते थे, ये तो बता भी रखा है पहले। 2 की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है? 2 की पावर x का जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस टाइप से, होता है ऐसा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले 0 से लेके 1 तक सोचते हैं, ठीक है, फिर आगे की वैल्यूज़ और पीछे की वैल्यू सोचेंगे। 0 से लेके 1 तक 2 की पावर x है, ठीक है। अब 2 की पावर x तो ये रहा। अब 2 की पावर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी होता तो भी 0 से 1 में जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो वही सेम आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू वही सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ग्राफ होगा जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो हमारा जो ग्राफ है 0 से 1 तक तो वही सेम ही आएगा, मतलब इसी को ओवरलैप करेगा वो।
ठीक है, आगे नहीं, यहाँ तक 0 से लेके 1 तक तो क्या होगा, ये इसको ओवरलैप करता हुआ ही बनेगा। 0 पे वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर वैल्यू जो है ये 1 के ऊपर, लेकिन पूरा ऐसा नहीं आएगा बिकॉज 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या हो रहा है, जब हम x को 1 से 2 लेंगे, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से 2, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो अगेन 0 से 1 ही आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा ही 0 से 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब इसके आगे जो ग्राफ होगा जैसा यहाँ पर बना है वैसा ही आगे बन जाएगा, ये ऐसा यहाँ से। फिर जब x 2 से 3 होगा, मान लो 2.1 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1 ही आएगा। आपने 2.2 लिया, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.2 ही आएगा, यानी कि जैसा बिहेवियर यहाँ पर था वही सेम जो है वो इधर की तरफ बनेगा। तो इसको एक बार प्रॉपरली अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, मतलब यही वाला जो है रिपीट होता चला जाएगा। तो अब एक बार इसको हटा के प्रॉपरली बनाते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा सबको। तो ये जो है कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये 2 है। अब 1 के ऊपर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बार अपनी रेफरेंस के लिए एक ये डॉटेड लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, x लाइज बिटवीन 0 to 1, 2 की पावर x जो होगा, ये तो जब x 0 है भाई तो 2 की पावर 0 1 होगा। जब ये 1 जाएगा, जब ये 1 के क्लोज होगा, अगर ये एग्जैक्ट मतलब 2 की पावर 1 लेते तो 2 आता, लेकिन अब एग्जैक्ट 1 लेने पे तो ये क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1 लेने पे तो पावर 0 हो जाएगी, पावर 0 होगी तो ये वापस 1 बन जाएगा। उसके आगे ये फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, एंड सो ऑन। इसके पीछे भी ऐसा ही बनेगा, इधर भी ऐसा ही बनेगा, इधर भी ऐसा ही बनेगा, एंड सो ऑन। इधर की तरफ ऐसा क्यों बनेगा भाई, आपने 2 की पावर मान, सपोज आपने ये x की वैल्यू मान लो -0.9 ले ली, -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1 होगा, तो यानी कि 2 की पावर जो है वो एक्चुअल में वो जो 0.1 वाला था वही 0.1 वाला इधर आएगा, तो एग्जैक्टली वही सेम जो है शेप रेप्लिकेट होती चली जाएगी। इस नेचर का इसका ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई सभी को? चलो एक और बनाओ। नेक्स्ट कितने हो गए, 21 हो गए। 22nd इज y इज इक्वल टू x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x लाइज बिटवीन 0 से 3, 0 से 3। इसका बनाना है, 30 सेकेंड्स का टाइम है, दिमाग लगाओ, बना सकते हो, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, बनाया। देखो अब इसमें क्या करेंगे, समस्या किससे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, ये पावर से। अब ये जो होता है x अगर 0 से 1 के बीच में लोगे, देखो इसको आप इस तरीके से समझो, वैल्यूज़ के टर्म में, जब भी परेशानी आए वैल्यू के टर्म में, x अगर 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू सभी पे 0 आएगी, और x की पावर 0 तो ऑलवेज 1, कांस्टेंट फंक्शन जैसा बनेगा। x जब 1 से 2 है तो इसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 1, यानी ये तो x की पावर 1 x ही बन जाएगा। x जब 2 से 3 के बीच में है, x जब 2 से 3 के बीच में है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 3 भी दे रखा है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 है तो ये x क्यूब बन जाएगा। वैसे x क्यूब की जगह पे यहाँ पर x तो आपने x ही 3 ले लिया ना, तो 3 की पावर 3 ही हो गया, वो तो फिक्स वैल्यू 27 ही आ गया, क्योंकि x आपने वो सिंगल वैल्यू पे ही है, तो x बेस वाला जो x है वो भी हमने उसको भी वैल्यू 3 पुट कर दी। तो मतलब अब ग्राफ बनेगा कैसा इसका, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, देखो ग्राफ इसका इधर बना देते हैं, ये 0 1 2 3, 0 से लेके 1 के बीच में
इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट फंक्शन 1 आएगा। ठीक है, 1 से लेके 2 के बीच में ये x आएगा। वो तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होता है 45 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन होती है भाई, ऐसे जाती है वो इस टाइप से जाती है। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरी बनानी नहीं, हमें तो सिर्फ 1 से 2 के बीच में बनानी है, तो 1 से 2 के बीच में बना दो बस। तो 1 के ऊपर वैल्यू 1 नहीं है तो यहीं से ही बन जाएगा, और 2 के ऊपर वैल्यू 2। ठीक है, तो वो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये 45 वाली जो लाइन होती है इसी टाइप, यही सेम बन जाएगी। अच्छा, 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो भैया जी कुछ ये कुछ इस टाइप से कुछ बनता है, ये पैराबोलिक नेचर का ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से 3 तक। तो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स को 2 लोगे तो वैल्यू आएगी 4, यानी थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, ये यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। और जब 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। तो मतलब वो शेप तो जो है ये पैराबोलिक वाली, ये पैराबोलिक जा रहा था, पैराबोलिक वाला जो है ये थोड़ा ऊपर से शुरू होकर ये ऐसे कंटिन्यू होगा, लेकिन 3 के ऊपर जो है 3 के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 0 से लेके 1 तक तो ये कांस्टेंट आ गया, 0 से लेके 1 तक तो 1 आ गया, 1 से लेके 2 तक y इज इक्वल टू एक्स लाइन वाला पोर्शन आ गया, 2 से लेके 3 तक एक्स स्क्वायर के ग्राफ वाला पोर्शन आ गया, यानी कि ये कहाँ से 4 से स्टार्ट होगा। और ठीक है, ये प्रॉपर स्केल पे नहीं बना हुआ है, और ये 9 तक जो है जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 के ऊपर वैल्यू तो कितनी है, 3 के ऊपर वैल्यू तो 27 है। तो मतलब ये जो है ये इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूअस नेचर का मतलब यहाँ पे तो क्या है आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये बीच में ग्राफ में ब्रेक आ गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ब्रेक होके अलग वैल्यू आ गई, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस नेचर का ग्राफ है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं है, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, डिसकंटिन्यूअस मतलब लगातार नहीं है, बीच में ब्रेक आ रहा है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो ये तो हुए कुछ बेसिक ग्राफ। अब जितना अभी तक पढ़ा है इसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ अभी और भी हैं भाई, इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुए हैं ग्राफ्स, एक लेक्चर और लगेगा ग्राफ्स का इसके बाद में। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कितने हो गए? हमने 22 ग्राफ्स कर लिए, और इससे पहले हमने पिछले में 34 उसमें किए थे। कितने हो गए? 56 ग्राफ्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्यों कर रहे हैं वैसे? पहली चीज़ तो ये आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से आसानी से होते हैं, और कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से हो सकते हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाकायदा आते हैं, रेगुलरली आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x is equal to x by 10. Find the number of solutions of the equation sin x is equal to x by 10. इसके solutions निकालने हैं। अब देखो मैं ही समझाता हूँ, कोई टाइम वाइम नहीं है करने के लिए, मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि अगर मान लो यहाँ पर sin x इज इक्वल टू x बाई 10 नहीं, कुछ यहाँ पर होता साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x, मतलब कुछ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वगैरह होती, तो क्या करते आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना के कुछ क्या क्वाड्रेटिक लीनियर टाइप बना करके, मान लो सिर्फ इतना सा कुछ होता, या थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए मान लो ऐसा होता, साइन में क्वाड्रेटिक बना के सोच लेते। कहने का मतलब ये है कि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के फॉर्मूला से सोच के करते रहते सॉल्व आराम से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक और एग्जांपल, मान लो आपके पास होता sin x इज इक्वल टू ln x, ये लिखा होता। अब इसमें आप कितने भी फॉर्मूले सोच लो, कितने भी कैलकुलेशन सोच लो, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो। क्या कैलकुलेशन करोगे इसके ऊपर? कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन कुछ कर ही नहीं सकते इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास में इक्वालिटी के एक तरफ एक टाइप की टर्म है और दूसरी तरफ दूसरे टाइप की टर्म है। जैसे इसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक तरफ लॉगरिथमिक है, कैलकुलेशन से सॉल्व होगा ही नहीं। सिमिलरली इसमें एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक तरफ एल्जेब्रिक है, मतलब सिंपल ये लीनियर है। लीनियर क्या है? ये तो x है, अपॉन 10 लिखा हो नहीं लिखा हो उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ डिफरेंट टाइप की टर्म्स दे रखी हो,
जैसे एक तरफ आपके पास में अगर तो पूरी अलजेब्रिक दी होती है, अलजेब्रिक मतलब कोई लीनियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसकी कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक को भी सॉल्व करने का वो तरीका होता है कि एक रूट आप 10 ट्रायल से निकालो, बाकी फिर आप डिवाइड करके निकालते रहो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी डिफरेंट तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में लॉग में इक्वेशन हो या फिर डिफरेंट टाइप में, मतलब सेम टाइप की टर्म्स अगर हो, सेम टाइप की टर्म्स हो तो कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की टर्म हो तो कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन से नहीं होगा, तब ग्राफ काम आएगा। whenever there are different types of terms on each side of the equality, ठीक है, या इन एन इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज इक्वालिटी है, इसको तो इधर ला करके, वो जरूरी नहीं दोनों डिफरेंट साइड में, इसको इधर ला करके सेम साइड में बना सकते हैं। सो whenever there are different types of terms in an equation, then the best way to solve is by graphs। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो, और कोई क्वेश्चन इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये और ये कहाँ कितनी जगह पे, एक्स को क्या लें भाई, आपने एक तो देख के मालूम पड़ रहा है, एक्स को 0 ले लो, एक्स को 0 लोगे तो ये भी 0 ये भी 0। अब क्या एक्स को कुछ और लेने पे भी इक्वल बन सकते हैं, 5 लेने पे, 10 लेने पे, 20 लेने पे, -5 लेने पे, कहीं और भी इक्वल बन सकते हैं क्या? अब वो तो हमारे को देख के तो मालूम पड़ेगा नहीं, तो कैसे करेंगे, अब ग्राफ से करेंगे। ये कुल मिला के मतलब है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का। तो अब क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। अब साइन के ग्राफ में तो कोई समस्या नहीं है भाई, साइन का ग्राफ तो इजीली बना सकते हैं। साइन का ग्राफ हमने ये फटाफट से बना दिया, ये ऐसा बन गया, और इधर भी जो है ये इस टाइप से बन गया, ठीक है। थोड़ी सी इसमें प्रॉपरली प्लॉटिंग कर देते हैं हम। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, और ये यहाँ पर ये कहाँ तक बना दिया हमने, ये 4π तक बन गया ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में इधर ये -π/2, -π, -3π/2, -2π, और उसके बाद में ये सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे -3π, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला छोटा लग रहा है, यानी इक्वल सा है, इक्वल है ये, ठीक है। ये 1, ये -1, ये इसका ग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, x/10 का ग्राफ, ये क्या है एक्चुअल में, ये y = sin x, मतलब y = sin x। अब y = x/10 का ग्राफ बनाना हो, सोच सकते हो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई? अच्छा, y = x/10 नहीं, सिर्फ y = x होता, फिर क्या करते? ये तो पता ही है, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 45 डिग्री वाला एंगल। तो ये इसमें अब क्या अलग है भाई, ये भी तो वैसा सही है, x/10 है तो y = mx + c, उसी टाइप की तो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 1/10 है, m की वैल्यू 1/10, c 0, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। स्लोप अगर y = x होता, स्लोप 1 होती, 45 का एंगल होता, अब 45 से कम एंगल होगा। अब 45 से कम एंगल होगा तो मतलब ये जो लाइन बनेगी, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी, इधर की तरफ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब देखो ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये इसके ऊपर से जाएगी या इसके नीचे से ऐसे कट करती हुई जाएगी, यही पता करना है कि कितनी बार ये ग्राफ साइन वाला और इसका ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतनी बार ये इक्वल बनेंगे भाई, जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे इक्वल बन रहे हैं, ठीक है, मतलब उतनी नंबर ऑफ सोल्यूशन है। अब देखो साइन का जो हमें ग्राफ पता है, ये मालूम है कि ये 1 से ऊपर तो जा नहीं सकता और -1 से नीचे नहीं आ सकता। तो अब इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे बनेगी, जब x कितना होगा, 10 होगा। x 10 कहाँ पर होगा, x 10, ये पाई 3.14, 2π 6.28, 3π कितना, 3π 9.42, तो 10 यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं पे 10 आएगा। तो मतलब 10 पे आके इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये कितना, ये 1 के लेवल में आएगा। उससे पहले तो ये इससे नीचे ही रहेगा, तो मतलब ये जो है ये इसको कट करता हुआ जाएगा यहाँ पर, और अब इसके आगे ये शू से ऊपर निकल गया। अब इसके आगे वाला जो आएगा वो भी क्या है, 1 से तो नीचे रहेगा ना वो, तो अब आगे तो कहीं पे मीट करेगा नहीं, ठीक है। सेम बात यहाँ पे है, यहाँ पर भी -3π जो आ रहा है, -3π से इधर आएगा -10 आएगा, ठीक है। तो ये भी जो है ये ऐसे 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 ये कट करता हुआ आएगा, -10 पे तो -1 बनेगा। उसके आगे जो ये गया, उसके आगे अब जो नेक्स्ट वाला आएगा भी, अब इसको तो दोबारा से कट कर नहीं पाएगा। तो अब जितनी बार ये इसको मीट कर रहा है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बने। एक तो 0 पे ही बन रहा है, तो हमने वैसे सोच लिया था कि 0 पुट करेंगे इक्वल बनेगा ही। एक यहाँ पे कहीं पे, मतलब
ये जो भी यहाँ पर x बनेगा, अब वो x नहीं बता सकते बिकॉज हमने कोई ग्राफ, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं होगा पेपर में कि हम प्रॉपरली प्लॉट करके वो पॉइंट निकाल सकें कि कहाँ पे इक्वल बन रहा है ये, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता बिकॉज आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितनी जगह पे ये कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7। तो आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 7। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आई बात सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने आप घर पे ट्राई करना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए cos x इज इक्वल टू x बाई 10, सेम है x बाई 10 का तो बना ही रखा है, साइन जगह पे cos का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, अपने आप ट्राई करना। ये नहीं हो तो कमेंट में पूछ लेना, आंसर उसमें बताऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन सिग्नम x इज इक्वल टू मॉड x। 20 सेकेंड्स का टाइम है, कर दो जल्दी से। हाँ जी, क्या आंसर आया, चलो देखते हैं। देखो सिग्नम और मॉड, मॉड का ग्राफ तो सिंपल सा है, ये बना दिया, ठीक है। और सिग्नम का अगर ग्राफ बनाए तो सिग्नम का ग्राफ कैसा बनेगा, सिग्नम का ग्राफ 0 पे 0, ये ऐसा, ये ऐसा। कितनी बार मीट किएगा दोनों ग्राफ्स, 2 पॉइंट्स पे, एक 0 पे और एक ये यहाँ पे, जो भी पॉइंट, ठीक है। इसमें वैसे सोच सकते हैं क्योंकि आसान है, इसमें 1 होगा, सिग्नम ऑफ 1, मॉड ऑफ 1, दोनों 1 ही आएंगे बिकॉज सिग्नम की वैल्यू तो हमेशा ही 1 है। तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे इसके, ये तो आसान है, ठीक है। 2 आएगा आंसर, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, 30 सेकेंड्स का टाइम है, करो स्टार्ट। हाँ जी, किया कुछ, देखो फिर से, ये तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, आगे सिग्नम है, तो अगेन बिना ग्राफ के नहीं कर सकते क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से ही सोचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आता है सभी को, अपवर्ड पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो एक से ऊपर शिफ्ट होता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता एक से नीचे शिफ्ट होता, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा ग्राफ एक से। मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ये -1 के ऊपर इसका जो है ये जो वैल्यू 0 बनेगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बना देते हैं कंप्लीट, ये ऐसा बनेगा। चेक भी कर सकते हो भाई, x को -1 लोगे तभी तो 0 बनेगा वो, ठीक है। तो ये जो है ये इसका ग्राफ बनेगा। अब इसके ऊपर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के आगे सिग्नम भी लगा रखा है। तो बेसिकली हमें तो सिर्फ यही सोचना है कि इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे बनती है। जहाँ पर ये 0 होगा सिग्नम की वैल्यू 0 आएगी, जहाँ पर ये पॉजिटिव होगा सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, जहाँ पर ये नेगेटिव होगा सिग्नम की वैल्यू -1 आएगी। तो ये तो देखो ये 0 कहाँ पे बनेगा, इसको 0 पुट करके देख लो, x कितना आया +-1, तो +-1 के ऊपर तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ये बनेगा। अच्छा ये पॉजिटिव कहाँ पे बनेगा और नेगेटिव कहाँ पे बनेगा, तो पुट करके देख लो, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये तो भैया डायरेक्ट है, सीधा लिख रहा हूँ मैं, -1 से 1 आ जाएगा x, और यहाँ से x कितना आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं बाई चांस किसी को नहीं पता हो
ये प्लस माइनस प्लस नंबर लाइन पे ये प्लॉट कर दिया, इसके फैक्टर्स बनाए x+1 x-1, ठीक है। तो ये -1 से 1 में नेगेटिव आएगा, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो -1 से 1 में नेगेटिव आएगा, तो मतलब -1 से 1 में इस सिग्नम की जो वैल्यू आएगी वो तो -1 आएगी। उसके बाद में 1 से आगे और -1 से पीछे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, अब x को अगर 1 ले रहे हैं तो x को 1 लेने पे इसकी वैल्यू तो 4 है, तो यानी कि 1 के ऊपर ये तो 4 बन रहा है और हमारा तो सिग्नम तो 1 ही है, तो इसके नीचे से बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा और इधर -1 के ऊपर ये इधर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, ये 1 के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है ये तो 4 है, ठीक है, जो RHS वाला है। तो अब ये ग्राफ दोनों कितनी बार मीट कर रहे हैं भाई, एक बार ये मीट कर गया, एक बार ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर तो मीट कर नहीं रहा, यहाँ पर मीट कर नहीं रहा। फाइनल आंसर कितना आ गया, 2। 2 सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब ये वाले ग्राफ, इस वाले टाइप के ग्राफ खत्म हो गए हैं। ग्राफ का भी एक लेक्चर और लगेगा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिए, ग्राफ्स इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब अभी तक हमें क्या आता है, सिर्फ लीनियर का ग्राफ बनाना आता है, स्ट्रेट लाइन होती है y = mx+c, या फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है। ठीक है, हमें क्यूबिक के ग्राफ नहीं आते बनाने, 4th पावर का कुछ आ जाए पॉलिनोमियल, 5th पावर का है, हमें उसके ग्राफ्स नहीं आते। तो अब नेक्स्ट में वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक हो, 4th पावर वाला हो, 5th पावर वाला हो, कैसा भी हो, मतलब वो जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स हम सीखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद में चाहे कैसा भी आए हर एक का आप ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आप ग्राफ के ऊपर आपकी कंप्लीट मास्टरी हो जाएगी। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, और जब टॉपिक्स करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस करते वक्त बार बार ग्राफ्स का यूज होगा, इसलिए हमने सारे के सारे ग्राफ्स पहले पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इनको भी बढ़िया से कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पिछला लेक्चर नहीं पढ़ोगे तो आगे वाला जो लेक्चर है वो समझ में नहीं आएगा। ये जो है, ये फंक्शंस की जो फंक्शंस हैं, जो सॉरी बेसिकली जो फंक्शंस हैं और जो ग्राफ्स हैं, ये पूरे कैलकुलस की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से सब कुछ बढ़िया से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।